हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी का पुराना पेपर। देखो, सबसे पहले हम घटना चक्र को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जितना भी दिया हुआ है ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ट्री 4 के लिए हम देख रहे हैं 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ताकि ज़्यादा हमारा टाइम भी ना जाए और हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते चले। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको देखना है ट्री 4 के लिए एनसीईआरटी, तो मैं अलग से दिसंबर के लिए करा रही हूँ। सीटेट के लिए आप एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर हम देखिए शुरू करते हैं। इस बार आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं आपको दिखा भी दूंगी ट्री, ये अभी एग्जाम जो हुए हैं। और बाकी मैं आपको करंट अफेयर 50 क्वेश्चन रोज करा रही हूँ कि देखिए 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का आप जरूर से करिएगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम फिर शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। और ये कहाँ पे है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? तो कैथोलिक युग किसको कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किस रंग का हुआ है? तो याद रखिएगा लाल रंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लाल रंग का हुआ है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल की जो चीजें हैं ना, वो पढ़ा मतलब हम लोग उसको पढ़ लिख नहीं पाए हैं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पकी ईंट से बनी इमारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। और ये मतलब कि नगर के लिए फेमस था, इसमें बहुत अच्छा मतलब की व्यवस्था था, जैसे शहरों में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। लोथल जो है ना, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी जो अहमदाबाद में है, गुजरात में। और यहाँ ये मतलब बंदरगाह है। सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन में यहीं से मतलब कि व्यापार वगैरह हो रहा था, मुहर वगैरह मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा? अभी हमने देखा लोथल। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। कालीबंगा कहाँ पे है? देखो, कालीबंगा हमारा जो है ना, ये राजस्थान में है। राजस्थान में हमारा जो है कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ये बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली से, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली पड़ता है। तो बनावली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से चूड़ियां वगैरह भी मिली, ये भी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन कौन नहीं है। पहले आर डी बनर्जी दिए हैं, के एन दीक्षित दिए हुए हैं, उसके बाद कौन दिए हैं? एम एस वत्स दिए हैं, और उसके बाद बी ए स्मिथ। देखो वो सारे संबंधित है, लेकिन बी ए स्मिथ जो है ये नहीं संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोगजोई का महत्व क्यों है, और या फिर ये किस लिए फेमस है? तो देखो, बोगज कोई जो है ना, ये किस लिए फेमस है? वहां से अभिलेख प्राप्त हुए, उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ? याद रखिएगा, परूशनी नदी के तट पे हुआ है। कहाँ पे? परूशनी नदी के तट पे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखो, एक चीज और याद रखिएगा, परूशनी नदी का वर्तमान में नाम हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको दे सकता है। अगला है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, ऋग्वेद में संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखो, 9वां मंडल की बात कर रहा है तो सोम और इसके पे नामक देवता जो थे उनको। अगला हमारा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वैशेषिक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। महावीर स्वामी, देखो अब यहाँ से महावीर के बारे में, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली, वैशाली के निकट में है। अगला है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो महावीर वीर की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पावापुरी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, उनका दामादी था वो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में उनका उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके डेथ को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? अभी आज देखिए मैंने आपको बताया, तो ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी बात? आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन जो है वो समान नहीं, बाकी वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की अस्वीकृति, अहिंसा, ये सब सेम है। अगला है बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष इस टाइम पे कौन सी पीढ़ी का है? तो याद रखिएगा पंचम। तो इसका राइट आंसर है पांचवी पीढ़ी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखो ये विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के मूल्यांकन को बाहर कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो किस लोग करते थे? आजीवक जो थे ना वही बराबर की गुफा का यूज करते थे रहने के लिए। ठीक है। अगला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मखली गोशाल। मखली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के जो थे संस्थापक, याद रखिएगा मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय। अब याद हो गया। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? देखो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है, याद रखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? अभी हमने देखा उदयन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये 3 में भी आ चुका है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो लिच्छवी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गृहव्रज थी। आप इसको बिहार पीसीएस के लिए भी देख सकते हो क्योंकि बीपीएससी का ये तो है, तो आप जो भी दे रहे हो ना तो ये देख सकते हो बिहार की किसी भी एग्जाम के लिए, वैसे सारे एग्जाम्स के लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही हैं। अगला अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? देखो अजातशत्रु कौन से वंश का था? अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक चीज देखना, ये अपने पिता की हत्या कर दिया था, फिर हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठा। इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो किसने की थी? मतलब जो विलियम जोन्स था ना, याद रखिए, उसने बोला कि चंद्रगुप्त का मौर्य का जो नाम है ये है सेंड्रोकोटस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ वो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स प्रिशेप। ये हर एग्जाम में आता है। जेम्स प्रिशेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। मेगास्थनीज जो है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था क्योंकि ये सेलुकस निकेटर का जो था राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी? हेलेना से, सेलुकस निकेटर की बेटी। जब वो हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से तो शादी हो गई थी इन लोगों की। फिर मेगास्थनीज को भेजा था, मतलब अपने यहाँ देखने की हमारी बेटी खुश है कि नहीं, इसलिए। अगला इंडिका के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। मेगास्थनीज दूत था किसका? अभी मैंने आपको बताया किसका? सेलुकस का। सेलुकस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ की इसके सेनापति पुष्यमित्र ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद शुंग की स्थापना की, शुंग वंश की। अगला हमारा है किस वंश अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किसमें? जूनागढ़ में। जूनागढ़ में रुद्रदामन की प्रथम मतलब कि इसकी उपलब्धियों के बारे में कहा गया। जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में। ये भी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कौन था जैन धर्म के प्रति? खारवेल जो था। खारवेल जो था ये कलिंग का चेदी वंशी शासक जो था, ये मतलब कि हमेशा किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। अगला है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे? महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश। अभी हमने आपको बताया चेदी वंश, अभी हमने देखा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, चेदी वंश से संबंधित था। चीज़ याद, और एक चीज़ इनके बारे में याद रखिएगा, महामेघवासन वंश से भी ये थे। तो ये दो ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का महामेघवाहन वंश भी पड़ गया नाम। ठीक है, इस वंश का नाम भी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। खारवेल के इतिहास अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है।
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। ये मतलब और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मतलब बीड़ा बजाते हुए सिक्के पे किसका मुहर था, तो इसी का था। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन भी कहा था। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किसमें मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में। आपसे पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन है, ये याद रखिएगा। अगला है गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, कौन थे वो, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है, तो कौन सी प्रकार की भूमि को कहा जाता है, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो चीनी यात्री शुंगयुन जो था 518 ईस्वी में आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 515 से लेकर 20 तक ईस्वी, यानी कब आया था, 518 में, और इसी के बीच में। अगला है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, किसने की थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेनसोंग जो था, वो वेनसोंग जो था ये क्या किया था, याद रखिएगा। इसने क्या किया था, इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री था और इसी टाइम पे आया हुआ था। तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, वेनसोंग आया था। अगला हमारा जो देखो, और अपनी भारत की यात्रा में उसने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम याद रखिएगा, शी उसने ही लिखा था। अगला है कलहड़ की पुस्तक का नाम बताइए। देखो कलहड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इंडिका किसका है, मेगास्थनी। अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य का है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी किसका है, कलहड़ की पुस्तक का। अड़ा आ रहा है ना, इसमें भी अड़ा आ रहा है, तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा रिलेट। अगला हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ पे है, याद रखिएगा, ये बिहार में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बिहार में स्थित है। तो हमारा 50 क्वेश्चन तो हो गया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। और बाकी आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और शॉर्ट वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा है। थैंक यू।